हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मैगी ले लो मैगी। अरे गर्मा गर्म मैगी, ओट्स मैगी नूडल्स, आटा मैगी नूडल्स, स्पाइसी मैगी नूडल्स, वेजी मैगी नूडल्स, चिकन मैगी नूडल्स, पनीर मैगी नूडल्स, हर तरह के मैगी नूडल्स मिलेंगे सिर्फ यहाँ। और कहाँ? मैगी ले लो मैगी, खाओ और मैगी के स्वाद में खो जाओ। मैगी मैगी मैगी। ये है रौनकपुर का राकेश मैगी वाला, जिसके ठेले की मैगी का स्वाद सबकी जुबान पर जाते ही इसकी मैगी सबकी पसंदीदा बन जाती है। राकेश दिन रात कड़ी मेहनत करके अपना मैगी ठेला चलाता है। अरे वाह वाह राकेश भाई, तुम्हारे ठेले की ये मैगी नूडल्स तो एकदम तूफानी है, एकदम झक्कास है भाई। हाँ यार, सच में ऐसी मैगी तो कभी भी मैं नहीं बना सकता। अरे इसमें तुम पक्का मैगी मसाला ही डालते हो या कोई जादुई मसाला मिलाते हो? बोलो बोलो। हाँ। जी नहीं नहीं, मैं तो मैगी नूडल्स का ही मसाला मिलाता हूँ। लीजिए लीजिए। और एक प्लेट खाइए। ये लीजिए, टोमेटो सॉस के साथ खाइए। राकेश का मैगी ठेला बहुत अच्छे से चल रहा होता है। वो रौनकपुर में अपनी माँ लता, बीवी मंजू और छोटे बेटे गोगी के साथ रहता है। उसका छोटा भाई अमित बगल वाले गांव जीवनपुर में अपनी बीवी सीमा के साथ रहता है। अमित का जीवनपुर में बर्गर का शॉप होता है, जहां वो बर्गर बनाकर बेचा करता है। ये लीजिए आपका चिकन बर्गर और आपका पनीर स्टफ्ड बर्गर। ओए होए 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 होए, ये बर्गर नहीं है, ये तो बर्गरों का बादशाह है भाई, बादशाह। अमित भाई, तुम्हारे यहाँ के बर्गर सच में लाजवाब होते हैं। और नहीं तो क्या, अगर मेरा बस चले तो मैं रोजाना तुम्हारी दुकान के बर्गर खाने आ जाऊं। जी धन्यवाद धन्यवाद। लेकिन एक दिन जीवनपुर में अचानक से तूफानी बारिश होने लगती है और बाढ़ आती है, जिसमें सब कुछ तबाह हो जाता है। जैसे तैसे अमित और सीमा रौनकपुर पहुंच जाते हैं, लेकिन जीवनपुर में उनका बर्गर शॉप बाढ़ के कारण पूरी तरह तहस नहस हो जाता है। मैं बर्बाद हो गया राकेश भैया, अब मैं क्या करूंगा? बस बस अमित, यूं बाल्टियां भर भर कर रोने से तुझे तेरी खोई हुई दुकान वापस मिलने वाली है क्या? हाँ नहीं ना? अमित बेटा, शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। देवर जी, क्यों ना आप और गोगी के पापा एक साथ इनके मैगी ठेले पर काम करने लगे। मैगी और बर्गर को मिलाकर मैगी बर्गर बेचे, ये सही रहेगा। हाँ मंजू भाभी, मैं जानती हूँ आजकल बहुत मशहूर हो चुका है मैगी बर्गर। अरे वाह मंजू, सीमा, तुम दोनों ने तो बहुत ही अच्छा सुझाव दिया है। मैगी बर्गर तो सच में बहुत प्रसिद्ध हो चुका है। अब तू बोल अमित, है तैयार एक नई शुरुआत करने के लिए? ठीक है राकेश भैया, मैं और आप मिलकर मैगी बर्गर बेचेंगे। भगवान करे तुम दोनों की नई शुरुआत तुम्हें भरपूर तरक्की दे। अमित और राकेश अब दोनों भाई मिलकर गांव में मैगी नूडल्स के साथ मैगी बर्गर भी बेचने लगते हैं। राकेश मैगी बनाता, वहीं अमित बर्गर में पैटीज के साथ साथ मैगी नूडल्स की पैटीज बनाकर उसे मैगी बर्गर का रूप देकर बेचता। रौनकपुर के ग्राहकों को अमित और राकेश के ठेले के मैगी बर्गर बहुत पसंद आने लगते हैं। अरे भैया, इस मैगी बर्गर के अलावा इस दुनिया में कोई और स्वादिष्ट पदार्थ हो ही नहीं सकता भाई। कमाल कर दिया भाई तुम दोनों भाइयों ने मिलके। ओहो, अरे ये मैगी बर्गर देखना कुछ ही दिनों में पूरे गांव में तहलका मचा देगा। और वही होता है, थोड़े दिनों में ही मैगी बर्गर पूरे रौनकपुर में बहुत ज्यादा मशहूर हो जाता है। हर किसी के जुबान पर बस राकेश और अमित के ठेले का मैगी बर्गर ही होता है, जिससे गांव में दूसरी बर्गर शॉप का मालिक बलजीत बहुत गुस्सा हो जाता है। ये नहीं हो सकता, जब से उन दोनों भाइयों ने मैगी बर्गर बेचना शुरू किया है तब से हमारे बर्गर शॉप पर एक कुत्ता तक अपनी दुम हिलाते हुए नहीं आता। लेकिन साहब, वो मैगी बर्गर है भी तो बहुत स्वादिष्ट। उनसे पहले अगर हमने बेचा होता मैगी बर्गर तो कितना अच्छा होता, है ना साहब? बकवास बंद करो तुम दोनों अपनी, और जो मैं कह रहा हूं वो ध्यान से सुनो। अब हमें उन दोनों भाइयों का मैगी बर्गर ठेला बर्बाद करना है, क्योंकि जब तक वो दोनों मैगी बर्गर बेचना बंद नहीं करेंगे तब तक हम मैगी बर्गर नहीं बेच सकते। अगर हमने अभी मैगी बर्गर बेचना चाहा तो भी इस गांव के बेवकूफ निवासी उन दोनों भाइयों के मैगी बर्गर ठेले पर ही जाएंगे। तो फिर अब हम उन्हें बर्बाद कैसे करेंगे? हम आज रात जाकर उनके ठेले में से सारा सामान चुराएंगे।
बिना सामान के वो दोनों मैगी बर्गर बेच ही नहीं पाएंगे। बलजीत अपने आदमियों संग रात में चुपके से राकेश और अमित के ठेले का सारा सामान चुरा लेता है और अगली सुबह जब राकेश और अमित सामान गायब देखते हैं तभी वो दोनों बहुत घबरा जाते हैं। अरे ये क्या, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। बिना हमारे ठेले का सारा सामान किसने चुराया होगा राकेश भैया? राकेश और अमित को पता ही नहीं चल पाता कि ये सब किसने किया है, लेकिन वो दोनों वक्त ना गवाते हुए बिना हार माने नया सामान लाते हैं और मैगी बर्गर बेचना जारी रखते हैं, जिससे बलजीत और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो दोनों कच्चे खिलाड़ी नहीं हैं और ना ही जल्दी हार मानने वालों में से हैं। खैर, पिछली बार तो हमने कम नुकसान किया था, लेकिन इस बार तो हम सीधा उनका ठेला ही चुरा लेंगे। ठेले ही नहीं रहेगा तो वो लोग अपने सर पर मैगी बर्गर बेचेंगे क्या? वाह साहब वाह, बहुत ही धिनचक प्लान है ये। बस उम्मीद यही है कि ये प्लान सफल हो जाए। बलजीत और उसके नौकर आदमी रात में चुपके से अमित और राकेश का मैगी बर्गर ठेला चुरा लेते हैं और अगली सुबह जब वो दोनों अपने ठेले को गायब देखते हैं तभी। अरे नहीं, ये क्या, हमारा ठेला भी गायब हो गया आज तो। राकेश भैया, हो ना हो ये जरूर किसी की साजिश है हमें आगे न बढ़ने देने की, लेकिन हम दोनों हिम्मत नहीं हारेंगे और अपना काम करके ही रहेंगे, फिर चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आ जाएं। राकेश और अमित दोनों नया ठेला खरीद लाते हैं और उसमें मैगी बर्गर बनाकर बेचने लगते हैं। इस बार भी बलजीत का प्लान फ्लॉप जाने पर बलजीत का गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है। उसकी जलन भी उसके गुस्से के साथ बढ़ जाती है। इस बार वो उन दोनों भाइयों को अंधा करने का प्लान बनाता है। बस इस बार तुम दोनों उन दोनों की आंखों में मिर्ची पाउडर उड़ाना, जिससे वो दोनों अंधे हो जाएंगे और फिर कभी मैगी बर्गर नहीं बेच पाएंगे। ठीक है साहब। रात में जब राकेश और अमित अपना ठेला बंद करके घर वापस जा रहे होते हैं तभी वहां बलजीत के दोनों नौकर हाथ में मिर्ची पाउडर लिए आते हैं और वो दोनों राकेश और अमित की आंखों पर मिर्ची पाउडर फेंकने जा ही रहे होते हैं कि उतने में वहां पर उन दोनों की बीवियां सीमा और मंजू आकर उन दोनों नौकरों को डंडे से पीटती हैं। बचाओ बचाओ बचाओ, ये ले और ले। ये दोनों तो बलजीत बर्गर वाले के नौकर हैं। राकेश भैया, अमित जी, ये दोनों और इनका मालिक बलजीत बर्गर वाला ही है जिन्होंने हमारे मैगी बर्गर ठेले का सामान चुराया और फिर ठेला ही चुरा डाला। और इतना बस नहीं था कि अब ये दोनों आप दोनों की आंखों में मिर्ची पाउडर फेंकने आए थे ताकि आप दोनों अंधे हो जाओ। क्या? लेकिन सीमा, ये सब तुम्हें और मंजू भाभी को कैसे पता चला? सीमा और मैं बाजार में सामान खरीदने गए थे, तभी बलजीत का बर्गर शॉप के बाहर हमने इन तीनों की बातें सुन ली। अंत में राकेश और अमित बलजीत को भी पकड़ते हैं और बलजीत और उसके दोनों नौकरों को पुलिस के हवाले किया जाता है, जिसके बाद राकेश और अमित का मैगी बर्गर ठेला और भी ज्यादा तरक्की करता है और आगे जाकर वो दोनों अपना बड़ा सा मैगी बर्गर शॉप खोलते हैं और खूब पैसे कमाते हैं। रश्मि की शादी अंगद से होती है और जब वो ससुराल में जाती है तब उसके ससुराल में उसकी सास कोकिला, ससुर इंद्रनील, ननद निमी और एक विधवा जेठानी विद्या होते हैं। घर वाले रश्मि संग अच्छा और विद्या संग बहुत बुरा बर्ताव करते हैं और ये देख रश्मि को बहुत बुरा लगता है। तेरी हिम्मत कैसे हुई विद्या बहू? अरे हमारे लल्ला को गए अब तक 1 साल भी नहीं हुआ और तूने ये अपने हाथों में मेहंदी रचा ली, बेशरम औरत। माँ जी, वो सावन मिलने का त्योहार आने वाला है, उसी खुशी में। माँ, मैंने तो विद्या भाभी को रोका था लेकिन इन्होंने मेरी बात ही नहीं मानी। अरे बड़ी बहू, शायद तुम भूल रही हो कि तुम एक विधवा हो, एक सुहागन नहीं, एक अभागन हो और तुम अब अपने जीवन में कोई त्योहार नहीं मना पाओगी। लेकिन पापा जी, ऐसी कौन सी किताब या ग्रंथ में लिखा है कि एक पति के जाने के बाद एक पत्नी को अपनी सारी खुशियां त्यागनी पड़ती हैं? बोलिए। रश्मि बहू, नई नवेली है तो चुप रहे, ज्यादा नए जमाने के विचार मत दे। हमें अच्छी तरह पता है क्या सही है और क्या गलत। चल अब जाकर ओखल में मसाले पीस, आई बड़ी। विद्या भावुक होकर रसोई में चली जाती है। घरवाले उसे दिन भर काम करवाते रहते हैं और उसे हर घड़ी हर पल बस ताने ही देते रहते हैं। अफो विद्या भाभी, ये चाय तो पूरी की पूरी फीकी है।
एक काम करो, आप नई चाय बना लाओ, और हाँ, चाय देने के बाद ना मेरे सर की मालिश भी कर देना, ठीक है? लेकिन निम्मी, मेरे हाथों में मसाले पीस पीस कर छाले आ गए हैं। अब मैं मालिश करूँ तो कैसे करूँ? चाय ही मुश्किल से बना पाई हूँ। हमें ना पता, तुझे सारा काम करना होगा, समझी तू? वरना मैं तुझे अगले 10 दिनों तक भूखा प्यासा रखूंगी और घर से बाहर निकाल दूंगी, समझी? घर से बाहर निकालने पर यह मनहूस कहाँ जाएगी? इसका तो इस दुनिया में कोई है भी नहीं, अनाथ जो ठहरी। हाँ। घर वाले विद्या का खूब मजाक उड़ाते और ताना कसते और बेचारी विद्या चुपचाप सारा अपमान सहकर बैठ जाती। रश्मि को ये सब देख देख कर बहुत बुरा लगता, लेकिन अगर वो कुछ बोलने जाती तो उसके सास ससुर उसे चुप करा देते हैं। एक दिन घर में रहने के लिए एक किराएदार दीपक आता है। दीपक का तबादला नए शहर में होने के कारण अब वो किराए पर इंद्रनील के घर में रहने लगता है। मिलिए दीपक से, ये है हमारा नया पेइंग गेस्ट। इसकी अभी अभी हमारे शहर में जॉब शिफ्ट हुई है, इसलिए ये यहाँ ही रहेगा। विद्या बहू, अरे जाकर ऊपर का बरसाती का कमरा खोल दे और दीपक को कमरा दिखा दे। जी माँ जी। विद्या दीपक को कमरा दिखाती है और जब दीपक विद्या को पहली नजर में देखता है तभी उसे उससे प्यार हो जाता है। दीपक जी, अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बेझिझक होकर कहिएगा। ये जग ये खाली है, मैं इसमें पानी भर के आती हूँ। धन्यवाद विद्या जी, आपकी आवाज बहुत अच्छी है, मानो कोयल गा रही हो। क्या आप मेरे लिए अदरक वाली चाय बना सकती हैं? जी जी, क्यों नहीं, अभी बना कर लाती हूँ। विद्या शर्माते हुए वहां से चली जाती है। अब ऐसे ही दीपक और विद्या दोनों एक घर में रहकर एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं और चुपचाप ही उन्हें एक दूसरे से प्यार हो जाता है। विद्या जी, क्या हुआ विद्या जी? कुछ नहीं, बस वो ये सब्जी काटते वक्त चोट लग गई। दीपक फर्स्ट एड बॉक्स लाकर विद्या के हाथ में मरहम पट्टी करने लगता है और दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। तभी वहां पर कोकिला आ जाती है। अरे ये क्या चल रहा है यहाँ पर? खाना बनाना छोड़कर मरहम पट्टी? दीपक, तुम तो ऑफिस में काम करते हो ना, फिर डॉक्टर कब से बन गए? हाँ, वो माता जी, इससे पहले कि मेरे मुंह से कुछ गलत निकले तुम अभी के अभी यहाँ से चले जाओ, अभी के अभी। ठीक है। दीपक वहां से चला जाता है और विद्या कोकिला को देखकर थर थर कांपने लगती है। क्यों रे, कलमुही, करमजुली है, नासपीटी, बहुत मरहम पट्टी लगवा कर लेने का शौक है, हैं? चल तुझे ना मैं अभी बताती हूँ। नहीं माँ जी, वो मैं। अरे चुप हो जा तू, अच्छी तरह से जानती हूँ मैं तुझे, काम पर ध्यान दे वरना तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगी मैं। हाँ। दीपक और विद्या दोनों अब चुपचाप मिलते हैं, लेकिन सावधानी से। एक रात 12 बजते ही दीपक विद्या को छत पर बुलाता है और उसे केक देते हुए कहता है, जन्मदिन मुबारक हो विद्या जी, ये रहा आपका बर्थडे केक, अब इसे काटिए, 12 बज चुके हैं। आप सच में कितने अच्छे हैं दीपक जी। आपको मैंने उस दिन जन्मदिन की तारीख कही थी और आपने अब तक उसे याद रखा। धन्यवाद दीपक जी, मुझसे इतना प्यार करने के लिए। तभी निम्मी उन दोनों को छत पर देख लेती है और वो चिल्ला चिल्ला कर सभी को छत पर बुला लेती है और विद्या और दीपक के प्यार के बारे में सबको पता चल जाता है। मुझे तो इन दोनों पर उसी दिन शक हो गया था जिस दिन मैंने इन दोनों को रसोई में साथ देखा था और ये बेशरम दीपक इस विद्या के हाथ पर मरहम पट्टी लगा रहा था। तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई बड़ी बहू? भाभी, आप एक विधवा हो, अभी तक भैया को गए ठीक से 1 साल भी नहीं हुआ और आपने तो 1 साल के अंदर ही। तो इसमें गलत क्या है देवर जी? क्यों नहीं कर सकती हूँ मैं अपने जीवन की नई शुरुआत? क्यों? जब एक आदमी की बीवी की मृत्यु होती है तभी वो आदमी 1 महीने के अंदर दूसरी शादी कर लेता है और पूरा समाज उसके इस फैसले में उसका साथ देता है। तो फिर जब एक औरत ने अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक कदम उठाया तो उसमें क्या हो गया? बस अब बहुत हुआ। ए विद्या बहू, चल तुझे तो मैं सबक सिखाती हूँ। और दीपक, तू अभी के अभी अपना सामान लेकर यहाँ से निकल, समझा? इंद्रनील दीपक का सामान उठाकर घर के बाहर फेंक देता है और कोकिला लकड़ी से विद्या को मारती है। तभी रश्मि उसे रोकती है। बस माँ जी बस, मत मारिए जेठानी जी को।
अरे क्या गलत किया है इन्होंने? क्यों इतना जुर्म कर रही हैं आप इन पर? ये देखिए, ये चिट्ठी मुझे जेठ जी के कमरे से मिली है। जब वो अपनी बीमारी में अपने आखिरी दिन गिन रहे थे तभी उन्होंने ये लिखी थी। पढ़िए इसे। चिट्ठी? वो भी भैया ने लिखी? विद्या, ये चिट्ठी मैं तुम्हारे लिए लिख रहा हूं। मैं नहीं जानता कि अब मैं और कितने दिनों का मेहमान हूं, लेकिन हाँ, इतना जरूर जानता हूं कि मेरा इस दुनिया से जाना निश्चित है और मेरे जाने के बाद तुम पूरी तरह अकेली पड़ जाओगी विद्या। लेकिन मैं तुम्हें मरने के बाद दुखी नहीं देखना चाहता। तुम मेरे लिए किसी भी चीज का त्याग मत करना। साज श्रृंगार करना, गोलगप्पे खाना, गाने सुनना और उन्हें गुनगुनाना, त्योहारों में भी सज धज कर मुझे याद करना। और हाँ, अगर जीवन में मेरी तरह कोई मिले तो उसे जाने मत देना, क्योंकि जीवन मेरा खत्म होने वाला है, तुम्हारा नहीं। जेठानी जी ने इस घर को हमेशा से अपना ही समझा है और अब मैं आप सबसे एक आखिरी गुजारिश करती हूँ, प्लीज अपने स्वर्गवासी बेटे की खुशी के लिए जेठानी जी की खुशी का मान रखिए। हाँ माँ पापा, विद्या भाभी को दर्द में देखकर भैया की आत्मा भी तड़प रही होगी। शायद तुम सही कह रहे हो। माफ करना विद्या बहू, लल्ला के जाने के बाद हम कुछ ज्यादा ही निर्दयी हो गए थे, लेकिन अब हम तुमसे वादा करते हैं कि हम मिलकर तुम्हारी दूसरी शादी कराएंगे। तुम हमारी बहू नहीं हो विद्या, तुम हमारी बेटी हो। और हम यहाँ मान कर चलते हैं कि दीपक ही हमारा लल्ला है। और इस तरह पूरा परिवार विद्या और दीपक के प्यार को स्वीकारता है और विद्या की दूसरी शादी हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।